Hello everyone. In my previous two chapters, we have analyzed the behavior of consumers. The behavior of consumers determine the demand for a commodity. This, however, does not answer the question as to how the actual prices of goods are determined. For this, we have to bring the demand side of the market with the supply साइड ऑफ द मार्केट ऑफ ए कमोडिटी. किसी भी चीज का जो प्राइस है वो तय होता है बोथ बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो डिमांड के बारे में तो हमने जान लिया, अभी हमको सप्लाई के बारे में जानना है. सो नाउ वी विल स्टेप इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई. द थ्योरी ऑफ सप्लाई इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द थ्योरी ऑफ डिमांड. थ्योरी ऑफ सप्लाई जो है वो थ्योरी ऑफ डिमांड की तरह ही है. जस्ट एज देयर इज लॉ ऑफ डिमांड, हेयर देयर इज लॉ ऑफ सप्लाई. जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड था, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई है. उसी तरह जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सप्लाई. सबसे पहले देखते हैं कि सप्लाई क्या है. सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी दैट ए सेलर और ए फार्म इज विलिंग टू सेल इन ए मार्केट एट ए गिवन प्राइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सप्लाई क्या है? सप्लाई मतलब कोई भी सेलर वो जो सेल करेगा, सेल करने को जो तैयार है किसी भी डिटरमाइंड प्राइस पे, उसी को हम सप्लाई बोलते हैं. सो सप्लाई मीन्स डिजायर्ड क्वांटिटी, हाउ मच द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एंड नॉट हाउ मच दे एक्चुअली सेल. यहाँ पे हमको याद रखना है कि सप्लाई का मतलब ये नहीं है, सप्लाई डज नॉट मीन एक्चुअल सेल. प्रोड्यूसर ने क्या सेल किया, दैट इज नॉट सप्लाई. प्रोड्यूसर क्या सेल करना चाहता है कोई भी डिटरमाइंड प्राइस पे, दैट इज कॉल्ड सप्लाई. और एक चीज ध्यान देने वाला है कि सप्लाई और स्टॉक बोथ आर डिफरेंट. द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ स्टॉक ऑफ द कमोडिटी. स्टॉक अलग चीज है, सप्लाई अलग चीज है. स्टॉक मीन्स टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर्स फॉर सेल. जबकि सप्लाई क्या है? सप्लाई मीन्स क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल. स्टॉक का मतलब है जो ऑलरेडी प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है सेल करने के लिए. जबकि सप्लाई का मतलब है जो प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है कोई भी पर्टिकुलर प्राइस में. तो स्टॉक और सप्लाई दोनों अलग अलग चीज है. नेक्स्ट विल सी व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड individual supply and market supply. Individual supply means quantity of a commodity which any single farm is willing to sell. कोई भी सिंगल सेलर, कोई भी सिंगल फार्म जितना वो सेल करना चाहेगा कोई भी पर्टिकुलर प्राइस पे, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई. ऑन दी अदर हैंड मार्केट सप्लाई मीन्स quantity that all the farms in the market are willing to produce and offer for sale at a particular price. So basically market supply means sum of individual supply. बहुत सारे इंडिविजुअल फर्म्स जो सप्लाई करना चाहते हैं उसको मिला के क्या होगा, मार्केट सप्लाई. नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी. किसी भी चीज का सप्लाई जो है वो कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है. सबसे पहला फैक्टर है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. एक प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, गुड के प्राइस पे. अगर गुड का प्राइस बहुत ज्यादा है तो इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट ज्यादा होगा और वो सप्लाई भी ज्यादा करेगा. और गुड का प्राइस अगर कम है तो सप्लाई भी कम होगा. यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में एकदम पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोड्यूसर का व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, यहाँ पे कंज्यूमर का व्यू पॉइंट से नहीं देख रहे.
कंज्यूमर के हिसाब से प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता है, प्राइस कम होने से डिमांड ज़्यादा होता है। लेकिन प्रोड्यूसर के लिए प्राइस जब ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, सो सप्लाई विल ऑल्सो बी हाई, एंड वेन एवर प्राइस इज लेस, सप्लाई विल ऑल्सो बी लेस. The next factor that determines supply of a commodity is prices of inputs. Inputs क्या है? Inputs means resource और factors जो चाहिए होता है कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए. अभी अगर इनपुट्स का प्राइस बढ़ जाता है तो फार्म का या प्रोड्यूसर का कॉस्ट बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा? सप्लाई कम होगा. एंड इफ द इनपुट प्राइसेस आर लेस, supply will be higher. The next factor is state of technology. If there is an improvement in production technology, then it may be possible for the farm to produce more with the same given resources. So supply will increase. अगर टेक्नोलॉजी improve होता है, better टेक्नोलॉजी आता है, तो इससे supply increase होगा. And the last factor that determines supply is number of farms. कोई भी एरिया में या मार्केट में नंबर ऑफ फार्म्स, नंबर ऑफ सेलर्स अगर बहुत ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होगा, और अगर नंबर ऑफ फार्म्स या सेलर बहुत कम है तो सप्लाई कम होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन सप्लाई. नेक्स्ट इज सप्लाई फंक्शन. द सप्लाई फंक्शन रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स. सप्लाई और उसके जो डिटर्मिनेंट्स है उसके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है सप्लाई फंक्शन. सो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है? वो है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नंबर ऑफ फार्म्स. सो वी कैन राइट द सप्लाई फंक्शन एज Sx is equal to function of Px, Pf, T and N, where Px is price of good, Pf is the prices of inputs, T means technology and N means number of firms. Next we'll discuss a very important topic, that is the law of supply. The law of supply states that the price of a good and supply of that good are positively related. That means अगर प्राइस ज़्यादा होगा गुड का तो सप्लाई ज़्यादा होगा, और प्राइस अगर गुड का कम होगा तो सप्लाई कम होगा. Other thing remaining same, when the price of a commodity increases, its supply rises, and when price falls, supply decreases. So जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हम सेलर या फिर प्रोड्यूसर्स का व्यू पॉइंट देखेंगे, और प्रोड्यूसर हमेशा ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा सेल करना चाहेगा, और अगर प्राइस कम है तो वो सप्लाई कम करेगा. सो दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई. In order to explain the law, we'll take the help of few assumptions. First, we'll assume that there are only two sellers in the market. एक मार्केट के अंदर सिर्फ दो सेलर्स है, सेलर 1, सेलर 2, और वो क्या सेल करेंगे? They want to sell apples at a given price. There is no change in prices of inputs, there is no change in state of technology, and there is no change in number of farms in the market. These assumptions are important so that we can prove the law. If we don't take these assumptions, we will not be able to prove the law. So assumptions के बाद we will take the help of supply schedule. So there are 4 columns in this table. Column 1 represents prices of apples at price 2, 3, 4, 5, 6. How much the producer will sell. Column number 2 represents quantity supplied by farm A, and column number 3 represents quantity supplied by farm B. These are individual supply, supplied by farm A, supplied by farm B. These are individual supply, and by adding supply of both these farms, we'll get the market supply. As we know that market supply means sum of individual supply, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही individual sellers है. So दोनों सेलर जो सेल करेगा उसको ऐड करके हमको क्या मिलेगा? मार्केट सप्लाई, विच इज द 4th कॉलम. सो एट प्राइस 2, farm A wants to sell only 1 apple, whereas farm B wants to sell 2 apples. At price 3, farm A wants to sell 2 apples and farm B wants to sell 3 apples. In this way, we can see that जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है, as the prices increases, the producers or the sellers wants to sell more apples. More units are sold at higher price.
and the market supply at price 2 market supply is 3, at price 3 it is 5, at price 4 7, at price 5 9, and at price 6 it is 11. The market supply also increases with the increases in price. So this is about individual supply schedule and market supply schedule. Next is the supply curve. This figure 1.1 represents farm A's supply curve. Figure 1.2 represents farms B supply curve, and figure 1.3 represents the market supply curve. We can see that the market, all the supply curves are upward slope. The market supply curve and the individual supply curve slopes upward. It slopes upward because at higher price the producers are willing to sell higher quantity of the good. At higher price producers will sell higher quantity, and at lower price lower quantity. That's why the supply curve is upward sloping. Now why the supply curve slopes upward? The reason behind upward sloping supply curve is the profit motive. Whenever the price is higher, whenever the price rises, cost of inputs being same, profit margin of the business increases. हायर प्राइस में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का चांस होता है सेलर्स के लिए. दैट इज़ वाई producers they always want to sell higher quantity at higher price, and at lower quantity they will sell lower price. This is the reason why with higher price supply increases and with lower price supply falls, and that is why the supply curve slopes upward. Next, we will discuss some situations where the direct relationship between the price of a commodity and its quantity supply does not hold good. That means law of supply काम नहीं करता है. वो कौन कौन सा situations है? Number 1 is expectations of future price. If the seller expect a rise in price in near future, then they may be willing to sell less even at higher price at present. अगर प्रेजेंट में प्राइस कमोडिटी का ज़्यादा है और अगर सेलर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस और बढ़ सकता है, तो प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद वो प्रेजेंट में सप्लाई कम करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर ये जानता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ सकता है. सो एक्सपेक्टेशंस अगर हाई है फ्यूचर में प्राइस का, तो प्रेजेंट में सप्लाई कम होगा इवन इफ द प्राइस ऑफ द गुड इज हाई. द सेकेंड situation is in case of agricultural products. The supply of agricultural goods depends more on natural factors such as amount of rainfall, fertility of the soil and natural calamities, and less on the prices. Agricultural जो goods होता है जैसे vegetables हो गया, ये सब डिपेंड करता है सीजन पे, रेनफॉल पे, सॉइल का नेचर पे, एंड लेस ऑन प्राइस. दैट इज वाई the law of supply does not work in case of agricultural products. And the third point is perishable goods. Perishable goods मतलब जो जल्दी खत्म हो जाता है, जिसको हम ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क, फिश, एग्स, वेजिटेबल्स हो गया, इसको हम ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकता है सेलर्स. सो द सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स कैन नॉट बी होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड. दैट्स वाई द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट वर्क in case of perishable goods. The next topic is the difference between change in quantity supply and shift in supply. These two things are different: change in quantity supply and shift in supply. The change in quantity supply refers to expansion or contraction in quantity supply of a commodity because of change in its price only. We know that supply of a good depends on prices of inputs, technology, and number of farms. Depends means when these factors will change, supply will also change. And when supply changes only because of change in price of the commodity, other things remaining same, then we'll call it change in quantity supply. That means जब prices of input same रहेगा, state of technology same रहेगा, number of farms same रहेगा, और सिर्फ क्या change होगा, price of the good change होगा, उससे जब supply change होगा उसको हम बोलेंगे change in quantity supply. And shift in supply means increase or decrease in quantity supply because of changes in factors determining supply other than price. Own price of the good को छोड़ के
जब बाकी फैक्टर्स चेंज होंगे जैसे कि टेक्नोलॉजी, प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ फार्म्स, तब हम उसको बोलेंगे द शिफ्ट इन सप्लाई. So in case of shift in supply, it is the opposite. Here price of the own goods remain same and other factors changes. These two things has been shown in the diagram. This figure 2.1 represents change in quantity supply. We can see that the original price is PQ. When price increases from P to P2, quantity increases from Q to Q2. This increase in supply because of increase in price is called contraction in supply. And when price decreases from P to P1, supply decreases from Q to Q1. This decrease in supply because of decrease in price is called contraction. This is called contraction. And when supply increases because of increase in price, this is called expansion. Expansion means increase in supply because of increase in price, and contraction means decrease in supply because of decrease in price. So we can see that in case of change in quantity supply, the supply curve moves along the supply curve. The movement takes place along the supply curve. So change in quantity supply is shown by movement along the supply curve. Higher price, higher supply means expansion. Lower price, lower supply means contraction. And figure 2.2 represents shift in supply. The original supply is at price OP, the quantity is OQ. So SA is the original supply. And let us suppose that the prices of inputs has decreased. When the prices of inputs decreases, the supply curve shifts to the right side. And if prices of inputs increases, supply curve shifts to the left side. क्योंकि अगर इनपुट का प्राइस बढ़ गया, प्रोड्यूसर का खर्चा बढ़ जाएगा, तो सप्लाई कम होगा, इसलिए सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड. और अगर इनपुट का प्राइस कम हो गया तो प्रोड्यूसर का खर्चा कम हो जाएगा और सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा राइट साइड. सो राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट्स occurs in case of shift in supply. In case of shift in supply, the supply curve itself shifts to right side and left side. The next thing we'll discuss about price elasticity of supply. We have seen that the law of supply explains that there is a positive relationship between price of a commodity and quantity supply. But the law of supply does not tell us that if the price of commodity increases, how much the supply will increase, and if the price of a commodity decreases, how much supply will decrease. The law of supply only indicates the direction of change, not the magnitude of change. That's why we need the concept of elasticity of supply. The elasticity of supply measures the degree of responsiveness in quantity supply because of change in price. So we'll discuss about price elasticity of supply. Price elasticity of supply means it measures the degree of responsiveness in quantity supply in response to change in price of the commodity. जब price of the commodity change होगा, supply change होगा, कितना change होगा? This is measured by price elasticity of supply. Price elasticity of supply is measured by taking the ratio of percentage change in supply and the percentage change in price. That means ES is the symbol of price elasticity of supply. It is equal to price change, percentage change in quantity supply divided by percentage change in price. Or we can write ES equals to change in Q by change in P into P by Q. सेम फॉर्मूला है जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला था, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है. सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे चेंज इन क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, एंड दिस इज चेंज इन प्राइस. P मीन्स ओरिजिनल प्राइस एंड Q मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई. मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ. सपोज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 10. The price of a commodity is 10, and at price 10 the seller supplies 50 quantity of a good, and if the price of the good increases from 10 to 20, the seller will be supplying 100 quantities at price 20. That means 50 से बढ़ के कितना हो जाएगा 100. At price 10 quantity is 50 and at price 20 quantity supply is 100. So what is the elasticity of supply? So we'll use this formula, change in Q by change in P into P by Q.
चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू 50 से 100 हो गया तो कितना चेंज हुआ 50, एंड प्राइस कितना चेंज हुआ, चेंज इन पी 10 से 20 हो गया, चेंज इन प्राइस इज 10, 50/10 इंटू पी बाई क्यू, पी मीन्स ओरिजिनल प्राइस इज 10 एंड क्यू इज ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई, इट इज 50, 10/50. सो इसको करके हमको क्या मिलेगा 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1. और 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज यूनिटरी इलास्टिक. दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक. तो यहां से हम क्या करेंगे, डिग्रीज और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी अब हम इसको पढ़ेंगे. देयर आर 5 डिग्रीज और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ये उसी तरह एकदम सेम है जैसे डिमांड में हमने पढ़ाया था. 5 टाइप्स क्या है, इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई एंड perfectly elastic supply. What is elastic supply? When the percentage change in supply is more than the percentage change in price. जब सप्लाई में ज्यादा चेंज आएगा कंपेयर टू प्राइस तब हम उसको बोलेंगे इलास्टिक सप्लाई. इट इज रिटन एज ES is greater than 1. Inelastic supply, when percentage change in supply is less than percentage change in price, it is called inelastic supply. So ES is less than 1. यूनिटरी इलास्टिक जो कि हमको यहाँ पे न्यूमेरिकल में मिला था, यूनिटरी इलास्टिक व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. हियर द वैल्यू इज ES इज इक्वल टू 1. जब ES 1 निकलेगा हम उसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक व्हेन सप्लाई डज नॉट चेंज एट ऑल. सप्लाई बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्राइस, तब हम उसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. हियर ES इज इक्वल टू 0. एंड द लास्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. सप्लाई इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक व्हेन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस टू एनी एक्सटेंट इररेस्पेक्टिव और एनी चेंज इन प्राइस. प्राइस अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा सप्लाई में बहुत चेंज आएगा तो उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. हियर ES इज इक्वल टू इंफिनिटी. So we have below these diagrams we have explained the 5 types of price elasticity of supply. This figure 3.1 represents elastic supply. We can see that the original price is PP1, the original price is P and the quantity is Q. And when price increases from P to P1, quantity increases from Q to Q1. But the change in quantity, we can see that the change in quantity is more than the change in price. यहाँ पे देख सकते हैं कि गैप ज्यादा है, दैट मीन चेंज ज्यादा है कंपेयर टू चेंज इन प्राइस. सो दिस इज इलास्टिक सप्लाई. इन दिस केस द सप्लाई कर्व इज फ्लैटर सप्लाई कर्व. फिगर 3.2 रिप्रेजेंट्स inelastic supply. The original price is P, original quantity is Q. When price increases from P to P1, quantity increases from Q to Q1. And you can see that the change in price is more than the change in quantity supply. सप्लाई में चेंज कम है और प्राइस में चेंज ज्यादा है, इसको हम बोलेंगे इनइलास्टिक सप्लाई. हियर द सप्लाई कर्व इज स्टीपर. फिगर 3.3 रिप्रेजेंट्स यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. हम देख सकते हैं कि दोनों जगह चेंज जो है वो सेम है, इक्वल है. सो इट इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. In case of unitary elastic supply, the supply curve is equal distant from y axis and x axis. दोनों एक्सिस से एकदम इक्वल डिस्टेंस पे होगा सप्लाई कर्व. फिगर 3.4 represents perfectly inelastic supply. In case of perfectly inelastic supply, the supply curve is vertical. That means प्राइस कितना भी चेंज हो, P से P1 हो गया, P से P2 हो गया, लेकिन क्वांटिटी सेम है. एंड फिगर 3.5 represents perfectly elastic supply. यहाँ पे प्राइस चेंज इतना कम है कि दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज हो गया. तो जब प्राइस एकदम थोड़ा सा भी चेंज होगा तो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. इन दिस केस द सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल. एंड द लास्ट टॉपिक इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए गुड. दैट मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करता है. कोई भी गुड वो इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा या फिर यूनिटरी होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा. द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द कमोडिटी. नेचर ऑफ द कमोडिटी दैट मीन्स अगर कमोडिटी ड्यूरेबल है
ड्यूरेबल गुड्स मतलब जिसको हम बहुत समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, विच कैन बी स्टोर्ड. प्रोड्यूसर्स कैन मीट द मार्केट डिमांड फ्रॉम देयर स्टॉक्स. देयरफॉर सप्लाईज ऑफ सच गुड्स आर इलास्टिक इन नेचर. सो जितने भी ड्यूरेबल गुड्स है, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कार हो गया, गाड़ी, ये सब गुड्स बहुत समय तक लास्ट करता है. तो इसका अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो प्रोड्यूसर अपने स्टॉक में से जल्दी सप्लाई कर सकता है. तो इससे क्या होगा, जो नेचर है इस गुड्स का ये इलास्टिक हो गया. ऑन दी अदर हैंड सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स मतलब जो जल्दी खत्म हो जाता है, जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल्स आर रिलेटिवली इनइलास्टिक बिकॉज दिस गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर इस गुड्स का प्राइस बढ़ता भी है तो प्रोड्यूसर सप्लाई इतना जल्दी बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते. So that's why nature of the commodity determines elasticity of a good. The second factor is availability of resources and facilities. The production of goods require adequate resources and facilities like irrigation, power, transportation, banking, etc. In the absence of such facilities, production becomes difficult and hence supply of goods become inelastic. अगर रिसोर्स इनएडिक्वेट है, एब्सेंट है, तो प्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा. तो इससे गुड्स का क्या हो जाएगा, नेचर इनइलास्टिक. ऑन दी अदर हैंड, इफ दीज रिसोर्सेज आर इजीली अवेलेबल, सप्लाई बिकम्स इलास्टिक. So this is how availability of resources and facilities determine the elasticity of a good. So this is all about the theory of supply. Here I have given some questions in order to solve. These questions will test your understanding level. Try to solve these questions. This concept of supply altogether with concept of demand determines the price of a good. That's why these two concepts are very important. So do watch this video very attentively. In my next class, I'll discuss about one more important concept, that is production function. So this is all for in this video. Thank you.